हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था आनुवांशिकता क्या है, वंशागति क्या है, विभिन्नताएं क्या है और आनुवांशिकी किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था मेंडल के बारे में कुछ जानकारियां कि मेंडल ने कितने प्रयोग किए, मटर के पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया बहुत सारे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि मटर के पौधे को ही मेंडल ने क्यों चुना था, उसके कारण। फिर हमने देखा मटर के 7 विपर्यायी लक्षण यानी 7 विपरीत लक्षणों के बारे में हमने देखा था। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग में हमारे कोर्स में जो दिया है वह है 2 प्रयोग। मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए। पहला प्रयोग उन्होंने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा जो प्रयोग किया था उन्होंने द्विसंकर संकरण, जिसे हम अभी आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण क्या है? मेंडल ने बताया कि जब हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तब उन्होंने इस क्रॉस का नाम दिया एक संकर संकरण। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का मतलब क्या है? हमने, आप याद करिए, मेंडल के हमने 7 विपरीत लक्षण पढ़े हैं। लंबाई वाला, लंबाई लक्षण एक था लेकिन उसके 2 रूप थे, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा। फिर बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, इस प्रकार से 7 जोड़ी लक्षणों का हमने, विपरीत लक्षण हमने देखे थे। तो उन्होंने केवल एक जोड़ी मतलब लंबा और बौना, लंबाई वाले लक्षण को लेकर के उन्होंने लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? एक संकर संकरण मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तब उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या परिणाम प्राप्त किए, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों में उन्होंने लंबाई को चुना, एक लंबा पौधा लिया उन्होंने और उसका क्रॉस कराया बौना पौधा के साथ। जब एक लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में क्रॉस कराया जाता है तब हम इसे कृत्रिम परपरागण कहते हैं। कृत्रिम परपरागण है ना, क्योंकि लंबा पौधा के साथ बौना पौधा के लाकर हम उसके ऊपर में उसके या तो लंबा पौधा का परागकण बौने पौधे के अंडाशय में डालेंगे या तो फिर वर्तिकाग्र में डालेंगे या इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र में डालेंगे, कोई भी हो सकता। हम यहाँ पर इसको नर मान सकते हैं, लंबा पौधा नर मेल और ये मान लीजिए फीमेल है। दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो ये कौन सा होता है? परपरागण, कृत्रिम परपरागण दोनों के बीच में कराया जाता है। और ये कैसे हैं? जनक हैं। ये जनक पौधे हो गए, इनके बीच में जब हम संकरण कराते हैं, हर लक्षण के लिए मेंडल ने बताया था 2 कारक होते हैं। हर लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए मेंडल ने बताया 2 कारक होते हैं। लंबा को इंग्लिश में बोलते हैं टॉल, तो टॉल का टी से उन्होंने कैपिटल टी लिया और 2 कैपिटल टी लिया। अब यहाँ पर 2 प्रश्न, हमने इसे कैपिटल टी क्यों लिखा और हमने इसे 2 क्यों लिखा? यही है, मेंडल ने अपने पूरे प्रयोगों के दौरान यही सब बातें बताई कि एक लक्षण को 2 कारक प्रदर्शित करते हैं, है ना, 2 कारक। और यही जीन है। हम जानते हैं कि जीन में ही लक्षण निर्धारित होते हैं, गुणों को रखते हैं, जीन के ऊपर ही गुण रहते हैं। तो ये लंबा पौधा लंबाई को, गुण को उन्होंने 2 कैपिटल टी से दर्शाया। 2 से इसलिए क्योंकि एक लक्षण के लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, 2 कारक निर्धारित करते हैं। कैपिटल हमने इसलिए लिखा क्योंकि मेंडल ने पाया था कि लंबा पौधा बौने पौधे के ऊपर प्रभावी होता है, इसलिए जो प्रभावी गुण वाले कारक होते हैं उसे उन्होंने
कैपिटल से दर्शाया। और इसके विपरीत ये अप्रभावी होता है बौना पौधा। बौना को इंग्लिश में हम ड्वार्फ कहते हैं। तो क्या ड्वार्फ का डी से दर्शाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं। जो कैपिटल प्रभावी लक्षण वाला पौधा है उसी के अक्षरों को हम स्मॉल लेटर से अप्रभावी के रूप में दर्शाते हैं। तो कैपिटल टी का क्या हो गया? स्मॉल टी। तो कभी भी जब अब हम ये लिखते हैं, आगे जब हम देखेंगे और प्रयोगों को, तो ये बेसिक चीज जान लीजिए कि हम दो क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक गुण को प्रदर्शित करने के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। और यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में दो कारक मौजूद है। इनके बीच में जनक पौधों के बीच में संकरण होता है। संकरण होने के बाद में आपको पता है युग्मक बनते हैं। ठीक है, युग्मक बनते हैं तो इसका भी युग्मक आप जानते हैं, युग्मक बनते समय कारक अलग अलग हो जाते हैं। आज हम जानते हैं युग्मक के समय अर्धसूत्री विभाजन बहुत जरूरी है। अर्धसूत्री के द्वारा गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, और जब गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं तो युग्मक निर्माण करते समय ये कारक भी आधे आधे बढ़ जाते हैं, है ना। ये कारक अलग हो गया, ये क्या है? युग्मक निर्माण हो गया, ये नर युग्मक बन गए। इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों कारक अलग अलग हो गए क्योंकि युग्मक बन गए, बट गए अर्धसूत्री विभाजन के समय, युग्मक निर्माण के समय। अब ये युग्मक देखिए आपस में मिलेंगे। अगर ये युग्मक इस युग्मक से मिल गया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। अगर यही कारक इससे मिला तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी बना। अगर ये इससे मिला तो भी वही बना, और ये इससे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये है प्रथम पीढ़ी या F1 जेनरेशन। ये हम युग्मक निर्माण पढ़ रहे हैं। आप बुक में डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि लंबा पौधा और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में समस्त पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। हम केवल एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी को लाके ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझने के लिए कि प्रथम पीढ़ी में पौधे कैसे बनते हैं, युग्मक अलग अलग होते हैं इसकी। और यहाँ पर भी आप देखिए युग्मक के बनते समय कारक अलग अलग होते हैं, जीन्स अलग हो जाते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। और ये जब पुनः मिलते हैं, युग्मक आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं ना निषेचन के समय में, तब फिर ये नए पौधे बनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी में समस्त पौधे लंबे होते हैं। ठीक, आप डायरेक्ट इसको एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी करके समस्त पौधे लंबे हम जनरली दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग करके बता रहे हैं। सभी में एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से हैं। कैपिटल प्रभावी कारक भी मौजूद है और एक अप्रभावी कारक भी मौजूद है, लेकिन चूंकि मेंडल ने यह बताया कि यदि एक प्रभावी कारक मौजूद है तो वो दूसरे प्रभावी कारक के गुण को दबा देता है ना, अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है। तो यहाँ सारे कैपिटल टी अपने लक्षण को प्रकट करते हैं और सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये युग्मक बनने के बाद में ये प्रथम पीढ़ी का पौधा है। अब मेंडल ने आगे ये बताया कि जब हम इस प्रथम पीढ़ी के पौधे जो प्राप्त होते हैं, अगर ये आपस में स्वपरागन होता है, यहाँ पर हमने पर परागन कराया, कृत्रिम परागन कराया। अब प्रथम पीढ़ी में हम क्या कराएंगे, इनका आपस में क्या होगा, स्वपरागन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, आइए अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा। ये युग्मक है, ये जनक है, ये F1 के पौधे हैं। अब इनमें आपस में स्वपरागन, कोई सा भी पौधा किसी के साथ भी अगर ये स्वपरागन करते हैं तो हम ये स्वपरागन करा रहे हैं। ठीक है, स्वपरागन में क्या होगा, ये कारक आपस में जोड़ी बना लीजिए, ये कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी से स्मॉल टी के साथ,
फिर ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ हम कैपिटल को पहले लिखते हैं, फिर ये स्मॉल टी। यहाँ पर आप देखिए 2 कैपिटल टी है यानी लंबे, एक कैपिटल एक स्मॉल यानी एक कैपिटल मौजूद है तो भी लंबे, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो ये भी लंबा, लेकिन यहाँ दोनों स्मॉल है तो ये पौना पौधा होगा। तो यहाँ देखिए ये तीनों पौधे जो हैं 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना। क्यों आया, क्लियर हुआ ना। हम कारकों को देखेंगे क्योंकि मेंडल ने बताया कि अगर एक 2 कारक में से एक कारक प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है तो प्रभावी वाला अपना गुण दिखाता है, जो कैपिटल में लिखा रहेगा वही अपना गुण दिखाता है। तो ये 3 लंबे और एक बौना पौधा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम एक संकर संकरण का फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात निकालेंगे। फिनोटाइप और जीनोटाइप का अर्थ क्या होता है पहले आप ये समझिए। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण। अगर हम बाहर से देखते हैं तो पौधा कैसे दिखेगा, ये लंबा है ये छोटा है, बाहर से दिखने वाला लक्षण को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो यहाँ पर अगर हम बाहर से देखेंगे तो 3 लंबे पौधे दिखेंगे, एक बौना पौधा। तो फिनोटाइप का अनुपात कितना आएगा, 3:1 आएगा। ठीक है। जीनोटाइप का अर्थ क्या है, जीन का संगठन, अंदर में कारक, अंदर में जो जोड़े में कारक है वो किस प्रकार के हैं वो हम देखते हैं। तो जीन का संगठन हम यहाँ से देखेंगे, कारकों को देखेंगे। यहाँ कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं तो हम 1 लिखेंगे। एक कैपिटल एक स्मॉल टी 2 प्रकार के हैं सेम ऐसे ही तो 2 हैं, तो ये 2 प्रकार हो गए, 2 हो गए। और एक स्मॉल टी एक ही प्रकार का है तो ये 1 हो गया। तो जीनोटाइप का अनुपात कितना है, 1:2:1। फिनोटाइप में हमने क्या देखा, बाहरी लक्षण, लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं, बाहर से दिखने वाला लक्षण। जीनोटाइप मतलब हम अंदर जीन का संगठन देखेंगे, इसे हम जीनोटाइप कहते हैं कि कारक आपस में जोड़े में किस प्रकार के हैं, क्या समान है कि अलग अलग है, कितने में है, अनुपात उनका कितना है। तो यहाँ कैपिटल टी 1 है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के कारक 2 प्रकार के हैं और स्मॉल वाले 1 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार एक संकर संकरण में आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात बताना है, परिभाषा बतानी है एक संकर संकरण में कि हम एक जोड़ी लक्षणों को लेते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेते हैं और इस प्रकार से प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो समस्त लंबे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल ने इस एक संकर संकरण में 2 नियम दिए। वैसे तो मेंडल के 3 नियम होते हैं, ठीक है, अभी हम डिटेल और पढ़ेंगे। मेंडल के 3 नियम होते हैं, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपीभन का नियम। आप एक संकर संकरण जब आपने बताएंगे तो यहाँ पर 2 नियम आपको बताना है। एक पृथक्करण का नियम है। पहला पृथक्करण का नियम ये है कि युग्मक बनते समय कारक जो होते हैं, जो जोड़े में होते हैं, वे पृथक पृथक हो जाते हैं। ये पृथक्करण का नियम है। युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं। दूसरा है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता में आपको बताना है जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनक के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में समस्त पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं, यानी अप्रभावी कारक मौजूद तो रहता है लेकिन लक्षण प्रकट नहीं करता। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है, दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार 2 नियम यहाँ पर आपको लागू होता है एक संकर संकरण में।
नियम के बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में आपको ये पूरा बताना है एक संकर संकरण किसे कहते हैं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस होगा। प्रथम पीढ़ी में पूरे केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न दिखाई देंगे। प्रथम पीढ़ी में आपस में स्वपरागन होगा। स्वपरागन के फलस्वरूप जो द्वितीय पीढ़ी है F2 पीढ़ी, उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात 3:1 और 1:1 होगा। यहाँ हम देखेंगे कि द्वितीय पीढ़ी में लंबे पौधों के साथ साथ बौना पौधा भी अपना लक्षण प्रकट कर रहा है ना। जो प्रथम पीढ़ी में उसके कारक मौजूद थे लेकिन उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मेंडल ने बताया कि कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में यह अप्रभावी लक्षण भी अपने आप को प्रदर्शित करता है। और हमने देखा द्वितीय पीढ़ी में यह बौने पौधे का लक्षण हमें दिखाई दिया। तो इस प्रकार से बच्चों एक संकर संकरण में आपको इतना पढ़ना है। अगली क्लास में हम द्विसंकर संकरण के बारे में पढ़ाई करेंगे।